Dr. Kanta Buddha's medical series, Vitamin B12 Deficiency. मेरी फिटनेस प्रेमी बहन का नासिक से फ़ोन है, देखती हूँ क्या कहती है। जीजी पिछले कुछ दिनों से मुझे कमजोरी से महसूस हो रही है। मैंने एक्सरसाइज काफी कम कर दी जीजी। हफ्ते 10 दिनों में पैरों में झंझनाहट से होने लग गई थी और 2 दिन से तो एक्सरसाइज करते करते मेरा बैलेंस भी जा रहा था। और आज तो चलते चलते अचानक पैरों की चप्पल सटक गई। जीजी मैंने तुरंत तुम्हें कॉल कर दिया। नंदा, अभी कोई डाइट में चेंज किया है या नई कोई दवाइयाँ? जीजी पिछले 6 महीने से मैं वेगन डाइट ही ले रही हूँ। शुद्ध शाकाहारी खाना खा रही हूँ जिसमें दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट सब बंद कर दिया है। और नासिक में कोरोना बहुत फैल गया था तो घर में सब काढ़ा पीते थे। मैं भी काढ़ा पी रही थी। एसिडिटी बहुत हो गई और एसिडिटी की दवाई ले रही हूँ, बाकी कुछ नहीं जीजी। नंदा, एक काम करो, तुम्हारे ये सब लक्षण तो B12 के कमी के ही लग रहे हैं। फिर भी तुम एक CBC, ब्लड शुगर और सीरम B12 लेवल करा लो। मेरे बहन के B12 लेवल 100 पिकोग्राम ही थे और वो B12 के इंजेक्शन लेने के बाद में लकीली पूरी अच्छी हो गई। उसके बाद मुझे याद आई एक आदिवासी लड़के की। वो 3 साल पहले मेरे पास आया था। उसको चल नहीं पा रहा था, 2 लोगों ने पकड़ के चला रहे थे, कैसे चलाने की कोशिश कर रहे थे, शायद घसीट रहे थे उसको। उसकी हिस्ट्री ये थी कि 15-20 दिन से उसको चलने में थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ लग रही थी, पर कैसे ही बीत का सहारा लेके वो अपने रूम में मैनेज कर रहा था और 15-20 दिन से काम पे जाने का ही बंद था। पर लास्ट 5-6 दिन से तो उसको चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि वो घर पे तो घसर के चल रहा था और अदरवाइज़ उसके फ्रेंड्स या घर वाले उसको पकड़ के चला रहे थे। इसलिए फिर वो लोग यहाँ पे लेके आए थे। उसको जब मैंने चेक किया तब मैंने देखा कि उसके नाखून और आँखों की कंजंक्टिवा एकदम फीकी पड़ी है, जिसको हम लोग पेल बोलते हैं। यानी उसको बहुत ज़्यादा खून की कमी होने के चांस है, एनीमिया है उसका। जब मैंने हाथ देखा तो हाथ जो पाम के ऊपर जो रेखाएँ दिखती है ना, हम जो भाग्य रेखा, ए रेखा, सभी जो रेखाएँ बोलती है, वो एकदम ब्लैकिश लग रही थी। और उसको जब चेकअप किया पूरा तब ऐसे लगा कि उसको स्पाइनल कॉर्ड यानी ये मज्जा रज्जू जो अपने मणकों के अंदर होता है उसके ऊपर सूजन होगा, क्योंकि उसको जो पैर कहाँ पड़ रहा है उसका भी सेंस नहीं आ रहा था जो चेकअप किया उसमें। और बाकी चेकअप में ऐसे लग रहा था जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसके लैटरल कॉलम भी इन्वॉल्व हो गए हैं, या क्लासिकली हम लोग बोलते हैं कि भाई इसको पोस्टेरोलैटरल रीजनरेशन है या इन्वॉल्वमेंट है। तो देख के ऐसे लग रहा था कि शायद ये प्रॉब्लम इसका B12 डिफिशियंसी तो नहीं है। पेशेंट बहुत ही गरीब था, फिर भी उसका CBC कराया और B12 करने के लिए ब्लड रखवा दिया था, क्योंकि वो लोग दूसरा कोई रिपोर्ट, इवन स्पाइनल कॉर्ड का MRI कुछ भी कराने को तैयार नहीं थे। तब मैंने अंजू मैडम को बोला कि मैडम स्लाइड्स पर से आप बता सकोगे इसको क्या लगता है? हाँ मैडम, मैं वो पेशेंट की स्लाइड ही देख रही हूँ। क्लासिक B12 डेफिशिएंसी की ही पिक्चर है। एक सिंपल ब्लड टेस्ट जो CBC बोलते हैं उससे हमें काफ़ी अंदाज़ा B12 डेफिशिएंसी का आ जाता है। CBC एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, उसमें स्लाइड देखते हैं हम लोग, उसमें ये RBC की साइज़ से भी काफ़ी अंदाज़ा आ जाता है। ये एक नॉर्मल CBC है जिसकी RBC की साइज़ 82 से 92 के बीच में होती है नॉर्मली। अब जो B12 डेफिशिएंसी होता है उसमें साइज़ 92 से ऊपर हो जाती है, और हमारे जो केस है उसमें RBC की साइज़ तो 120 हो गई है। आप ये देख सकते हैं कि ये B12 डेफिशिएंसी के कारण RBC की साइज़ कितनी बढ़ गई है। इसके साथ साथ हमारे एक और भी फाइंडिंग जो हमको CBC में मिलता है वो है न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स मतलब श्वेत कण, और उसके लोब्स B12 डेफिशिएंसी में 5 लोब से ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये पेशेंट का हमने बाद में B12 लेवल भी किया जो सिर्फ 69 पिकोग्राम आया, जो नॉर्मली मिनिमम 250 से ऊपर तो होना ही चाहिए। पेशेंट के रिलेटिव एडमिट होने को तैयार नहीं थे और वो तैयारी से कुछ भी नहीं आए हुए थे, तो उन लोगों ने बोला अभी दवा लिख दो, हम 2-4 दिन में नहीं फ़र्क पड़े तो वापस आ जाएंगे। तो उनको B12 के इंजेक्शन लिख दिए थे। बाद में 15 दिन के बाद में वो आए तो वो लड़का इंडिपेंडेंटली चल रहा था। तब मुझे लगा ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले
हम यह देखते हैं कि B12 की ज़रूरी क्यों है। अपने शरीर में जो खून हीमोग्लोबिन उसका पार्ट है, उसमें से ही वो बनने के लिए आपको B12 की ज़रूरी पड़ती है। उसके सिवा एक्चुअली अंदर से बोन मैरो से खून तैयार होकर बाहर ही नहीं निकलेगा। DNA हर न्यूक्लियस के अंदर होता है और DNA बनने के लिए भी आपको B12 चाहिए। नर्व्स के ऊपर कवर्स रहते हैं, नसों के अपन बोलते हैं ना झुंझुनाटी आ रही है, ये हो रही है, वो कवर निकल गए, तो वो सब प्रॉब्लम वो कवर निकल जाने से होते हैं। उस कवर के लिए यानी जिसको हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं, उसके लिए भी आपको B12 की ज़रूरत पड़ती है। नर्वस सिस्टम में इवन ब्रेन के लिए ब्रेन की जो नसें निकलती हैं उसके ऊपर जो कवर्स रहते हैं, वो सब बनने में भी आपको B12 की ज़रूरत पड़ती है। तो B12 नहीं होगा तो इनमें से कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो फिर B12 मिलने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? आपको पता है वेजिटेरियन फूड में एक्चुअली B12 की मात्रा प्रैक्टिकली नहीं रहती है, एक्सेप्ट दूध और दूध से बनी हुई सब चीज़ें। इसलिए जो वेगान्स बोलते हैं, यानी जो अब्सोल्युटली शुद्ध शाकाहारी कि जो दूध भी नहीं लेते या दूध की कोई चीज़ें भी नहीं लेते हैं, उन लोगों में B12 की कमी होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। B12 अपने को नॉन-वेज फूड से, एग से, पोल्ट्री फूड से, सब मांस, मच्छी, सी फूड, इन सब से मिलता है। काफ़ी लोग नॉन-वेज भी खाते हैं, B12 का प्रमाण भी उनके खाने में काफ़ी ज़्यादा रहता है, फिर भी B12 की कमी क्यों? इसलिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि B12 आपके पेट में से या खाने में से आपके खून तक कैसे जाता है। आपको पता है आपके पेट में जो स्टमक में एसिडिटी होती है, वो एसिड और स्टमक के अंदर एक इंट्रिंसिक फैक्टर बोल के होता है, उसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ B12 जो अपन खाने में जाते हैं वो जुड़ जाता है और वो कॉम्बिनेशन अपने पेट में से, पेट के लास्ट पार्ट जिसको इलियम बोलते हैं, वहाँ पे जाके उसमें से B12 एब्सॉर्ब होता है। तो आपको स्टमक से लगा के इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट सब इंटैक्ट चाहिए। अभी काफ़ी जनों को क्या होता है, पेट की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, एसिडिटी की दवाइयाँ बहुत लेते रहते हैं, तो नेचुरल है एसिडिटी दवाइयों के कारण उनका B12 का एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। कोई आंतों की बीमारी है, कोई स्टमक की बीमारी है, या एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, बहुत अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत टोबैको खा रहे हैं, उसके कारण पूरे स्टमक खराब हो गया है, या आंतों की बीमारी है, आंतों की TB है, आंतों का ऑपरेशन हो चुका है, या कोई रेयर बीमारी है जिसको हम सीलियाक डिसीज़, क्रॉन्स डिसीज़ बोलते हैं, उनमें से कोई भी बीमारी होगी और आंतों पे असर होगा या स्टमक पे असर होगा, तो भी आपके खाने में B12 भरपूर होगा तो भी उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। वो सेम विथ बैरिएट्रिक सर्जरी, जो आप वज़न घटाने के लिए सर्जरी करते हो ना, उसमें भी आपको सप्लीमेंट लेने ही पड़ते हैं। और जिसके पेट की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को तो टैबलेट लेके फ़ायदा नहीं होता है, उन लोगों को तो इंजेक्शन ही सप्लीमेंट जैसे डॉक्टर्स ने बोले वैसे लेने पड़ते हैं। अब ये सब बताने के बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, B12 कम होने से क्या लक्षण मिलते हैं। एनीमिया, खून की कमी, वो तो मैंने आपको बताया, और नेचुरल है, उसके कारण भी कमजोरी लगती है। और काफ़ी बार खून के परसेंटेज ठीक होते हैं पर B12 कम होता है तो पेशेंट बोलता है बहुत वीकनेस लग रही है, वीकनेस लग रही है। फिर न्यूरोपैथी, जैसे मेरी सिस्टर ने बताया था कि उसके पैरों में पहले झंझनाहट आ रही थी, फिर बाद में कभी चप्पल निकले जैसे लग रहा था, थोड़ा सा बैलेंस जा रहा था। तो ये सब जो नसें होती हैं उसके ऊपर जो कवरिंग होता है उसके ऊपर B12 का असर होता है। अगर वो B12 बराबर नहीं होगा तो कवरिंग बराबर तैयार नहीं होंगे, उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। फिर स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आ जाती है जिसको SACD बोलते हैं, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये भी बीमारी आप टाइमली पकड़ लो और बराबर टाइमली B12 शुरू हो जाता है तो पेशेंट 100% रिकवर हो जाता है। उसके सिवा काफ़ी बार B12 की कमी के कारण लोग बोलते हैं हमारे को डिजीनेस लगता है, यानी ऐसे खड़े होएंगे तो गिर जाएगा लगते हैं, सोने की इच्छा होती है, या एक्चुअली दिखने में तकलीफ होती है तो सीरियस प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि एक काफ़ी बार जो आँख की नस होती है, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, उस पर सूजन आने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। कभी दिमाग की तकलीफ हो जाती है, जैसे उनको भूल गए ऐसे लगता है, काम में मन नहीं लगता है, एंग्जाइटी लगती है, डिप्रेशन जैसे लगता है। तो ये सब प्रॉब्लम B12 की कमी के कारण आ सकती है। उसके सिवा
कभी कभी होमोसिस्टिन बढ़ जाता है ब्लड में। होमोसिस्टिन बढ़ने के लिए एक्चुअली B12 की कमी, फॉलिक एसिड और दूसरे भी विटामिन्स लगते हैं, पर B12 इसमें से इम्पॉर्टेंट कारण है। और अगर होमोसिस्टिन बढ़ गया तो आपका खून जाड़ा हो जाता है और उसके कारण खून की गुठलियाँ कहीं पे, कभी वेन में, कभी दिमाग में, कभी और कोई जगह, कभी पैरों में, कहीं पे ही हो सकती हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि B12 एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब थोड़े से डेंजर सिग्नल बता देती हूँ। किसी को चलने में तकलीफ़ हो रही है, या किसी का जैसे मैंने बताया स्पाइनल कॉर्ड पे सूजन जैसे लग रहा है, या आँखों में दिखने में तकलीफ हो रही है, तो ये सब में B12 की कमी है बोल के B12 के इंजेक्शन लेके टाइम मत बिगाड़िए। काफ़ी बार दूसरी बीमारी भी हो सकती है। B12 बहुत ही कम हो, चलो 100 के नीचे है या 150 140 के नीचे है तो आप सोच सकते हो, पर अगर B12 आपका एकदम बॉर्डर पे 200 है, 210 है, और उसके साथ आप अगर ऐसे ही बैठे रहोगे कि पैरों में झंझनाहट आ रही है, शायद B12 की कमी से ही होगी। नहीं, कभी डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, कभी अल्कोहलिक होती है, कभी हेवी मेटल से होती है, बहुत सारे कारण से होती है। स्पाइनल कॉर्ड का ही सेम चीज़, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी इसका काफ़ी बार स्पाइनल कॉर्ड में कभी गांठ हो, कभी TB हो, कभी दूसरी कोई बीमारी हो जिसके कारण सूजन आ गई हो, तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं। सो मुझे लगता है कि टोटली आप हर चीज़ अपने हाथ में मत लीजिए, जो करते हो डॉक्टर की सलाह से कीजिए। पर मैं B12 पर इसलिए बता रही हूँ कि B12 के कमी के कारण जो भी बीमारियाँ हो रही है वो टोटली रिवर्सिबल है। इसका मतलब है B12 की ट्रीटमेंट चालू कर दो और आप ट्रीटमेंट लेने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के शुरू करने के थोड़े से दिनों में ही आपको पूरा अच्छा महसूस होगा और पूरे अच्छे हो जाओगे। हम लोग छोटे थे तब मेरी दादी काफ़ी बार साल में 6 महीने में एक बार जाके 5 इंजेक्शन का कोर्स, 10 इंजेक्शन का कोर्स करती थी और बोलती थी अब इंजेक्शन ले ले या पावर आ गई। मुझे लगता है वो B12 की ताकत ही थी और वो लेती रहती थी, जबकि उसको मालूम नहीं था ये B12 है और इससे मेरे को ताकत आ रही है। तो से सपोज़ अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मेरे को लगता है आप B12 सप्लीमेंट बीच में लेते जाइए। शायद आपको लगेगा B12 ज़्यादा हो गया तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं, कुछ भी वैसे मोस्टली होता नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा B12 आप जो भी खाते हो वो पेशाब में निकल जाता है, अपने को जितनी ज़रूरी है उतना लीवर में रह जाता है। सो डोंट वरी। और बाकी जो पेशेंट्स हैं जो ऊपर बताए हुए हैं उनको सबको तो सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। थैंक यू।